Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2, which is constitutional design, and this is the 7th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको हम लोगों ने समझा था। और आज का टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए इस गाइडिंग वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हम लोगों ने बहुत सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको बार बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, उन प्रोविजंस को स्टडी किया है। लेट अस अंडरस्टैंड द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। लेकिन हम लोगों ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समझने की कोशिश नहीं की है। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको दो तरह से समझा जा सकता है। वी कैन डू दिस इन टू वेज। इसको समझने के लिए दो रास्ते अपनाए जा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फिलोसफी अडॉप्ट की है। पहला जो है, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम लोग जो मेजर लीडर्स रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम आउट करने में। तो उनके विचारों को अगर हम समझें कि उनके विचार क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो शायद हम लोगों को बात समझ में आए कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन फिलॉसफीज को अडॉप्ट किया गया है। और दूसरी बात जो है, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी, और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में क्या कहना चाहता है अपनी फिलॉसफी को, ये भी समझने की जरूरत है। तो इसको कैसे समझा जा सकता है? दिस इज व्हाट द पैराम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। हम जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुछ फिलॉसफीज दी गई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन खुद बताता है, समराइज करता है अपने आप को कि ये प्रिंसिपल और वैल्यूज जो है वो फिलॉसफी के तौर पे इस कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है और इन्हीं पे आधारित पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आइए इनमें से पहले पॉइंट वी कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ द लीडर्स। तो आइए व्यूज को हम लोग कुछ लीडर्स के समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि इन लीडर्स की क्या धारणा थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके और कॉन्स्टिट्यूशन में किन फिलॉसफीज को अडॉप्ट किया गया। आइए उन ड्रीम्स और प्रॉमिसेस को देखते हैं जो लीडर्स ने की थी। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के विचारों को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर महात्मा गांधी के क्या विचार रहे हैं। ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। गांधी जी ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर रखा था। देयर वर मेनी लीडर्स हु फॉलो हिज विजन। लेकिन बहुत लीडर्स ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो गांधी जी के विजन को फॉलो करते थे। ईयर्स गो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, उनके द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती थी जिसका नाम था यंग इंडिया। उसमें 1931 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखी और उस आर्टिकल में लिखा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उस आर्टिकल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या एक धारणा है उनके मन में, अपने विचारों को उन्होंने उस आर्टिकल में व्यक्त किया था। तो उसके कुछ अंश हम लोग देखने वाले हैं। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल। उनका यह विचार था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और जो इंडिया भविष्य में होगी उसमें कोई हाई क्लास के लोग या लो क्लास के लोग, ये इस प्रकार का कोई डिवीज़न इंडियन सोसाइटी में ना देखने को मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए कि ये अंतर जो है, जो एक इकोनॉमिक अंतर है, इसको कह सकते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक इक्वालिटी की परिकल्पना उन्होंने की थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनेगा तो उसको इस तरह से होना चाहिए कि कोई हाई क्लास या लो क्लास ना हो सोसाइटी में। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द क्रश ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के लिए कोई भी स्थान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। उनका ये मानना था, वो शुरू से ही इसके सख्त विरोधी थे कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को शुरू से ही उसका विरोध किया और उनका मानना था कि ये एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज में और इसको बिल्कुल ही समाप्त हो जाना चाहिए जड़ से। इसके लिए कोई स्थान इंडिया में नहीं होना चाहिए। द क्रश ऑफ द इनटॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। उनका ये मानना था कि जो इनटॉक्सिक ड्रिंक्स या ड्रग्स होते हैं इनका प्रचलन बिल्कुल इंडिया में बंद होना चाहिए। किसी भी तरह के शराब या किसी भी तरह के ड्रग्स जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं
उनको प्रोहिबिट करना चाहिए और ये इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के आया जाना चाहिए। वुमेन विल इंजॉय द सेम राइट्स एज मैन। महिलाओं को लेकर वो बहुत अवेयर थे और उनकी ये सोच थी कि वीमेंस को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यानी जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ वो हमेशा रहे और उनकी ये धारणा थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें सेम राइट्स दिए जाए वीमेंस को जो एक मैन के लिए होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग महात्मा गांधी के विचारों से परिचित होते हैं कि उनका क्या एक कॉन्सेप्ट रहा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बने, ये बातें उन्होंने 1931 में ही बताई थी। तो बातें तो पुरानी थी लेकिन इंडिया के संदर्भ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। आइए एक और महान नेता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के विचारों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को किस नज़रिए से देखा था। आज बड़ा शुभ अवसर है कि आज अंबेडकर जयंती भी है, तो इस दिन ये चर्चा हो रही है इस वीडियो में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आइए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समझते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें ड्राफ्ट करने की जिम्मेवारी दी गई थी, उनको चेयरपर्सन घोषित किया गया था ड्राफ्ट कमेटी की, उन्होंने एक ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और इसके लिए एक सैल्यूट डॉक्टर अंबेडकर को बनता है हम पूरे भारतीयों की ओर से। तो आइए उनके विचारों को भी देखते हैं कि क्या वो पूर्ण रूप से इस कॉन्स्टिट्यूशन से संतुष्ट थे या उनके मन में कुछ विचार ऐसे थे जो अधूरे रह गए। आइए समझते हैं इसको। डॉक्टर अंबेडकर क्रिटिसाइज महात्मा गांधी ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। वो महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े क्रिटिक के रूप में भी जाने जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि उनके विचार हमेशा क्लैश करते थे और उनका ये मानना था कि गांधी जी और कांग्रेस जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के, उनके लिए जितना कुछ कर सकते थे उतना उन्होंने नहीं किया, ऐसा अंबेडकर जी का मानना था। इसीलिए वो कांग्रेस को और महात्मा गांधी को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे और इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने को लेकर उनके और गांधी जी के बीच विचारों का हमेशा मतभेद बना रहा। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही सेड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का समराइज कंक्लूडिंग स्पीच था उनका, उसमें उन्होंने क्या कहा, इसको अगर हम लोग समझेंगे तो उनके विचार बहुत स्पष्ट रूप से इन बातों से सामने आते हैं। वी आर गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। हम लोग, उनका कहना था कि हम लोग एक विरोधाभासी जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। ऐसा वो क्यों कहते थे, क्यों उनका मानना था कि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो आइए उन विचारों को समझते हैं, उन कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल बी इक्वालिटी, वी हैव इक्वालिटी, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल बी हैव इनइक्वालिटीज। उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल लाइफ में तो हम लोग, सारे इंडियंस जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, दे आर गोइंग टू बी इक्वल राइट्स, उनमें इक्वालिटी पाई जाएगी एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में वहाँ पर डिफरेंसेस बने रहेंगे, उनका ये विचार था। तो वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। हम लोग हमेशा इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे विचार करेंगे तो हम ये पाएंगे कि एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट उसकी एक वैल्यू, ये हमेशा दिखाई देगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सभी को वोट देने का अधिकार है और सभी के वोट की वैल्यू सेम होगी। तो ये बताता है कि ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया आर इक्वल पॉलिटिकली, कि सब लोग पॉलिटिकली तो इक्वल होंगे लेकिन इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ में वहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाएंगे, उसमें इक्वालिटी नहीं दिखाई देगी। बट इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, बाय द रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिस तरह का हमारा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है समाज का, कंटिन्यूस टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, वो हमेशा डिनाई करेगा कि एक व्यक्ति और उसका एक वैल्यू हो, इस बात को डिनाई करेगा। वोट के मामले में तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक रूप से एक व्यक्ति और उसका एक वैल्यू हो, ऐसा चीज़ देखने को समाज में नहीं मिलेगा।
उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और हम देख रहे हैं कि उनका ही कहना था कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा आपको दिखाई देगा इन समाज, और हम लोग आज भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक तो ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, बट इकोनॉमिक और सोशली वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो उनका कहना था कि हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और हम लोग कब तक इस कॉन्ट्राडिक्शन को झेलेंगे। शायद कोई ऐसा भविष्य में काम हो जिससे ये इक्वालिटीज़ यहाँ भी स्थापित हो, यानी सोशल इक्वालिटी भी मिले लोगों को, इंडियंस को, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी उनको प्राप्त हो पाए। तो ये विचार थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अंबेडकर जी। आइए जवाहरलाल नेहरू के विचारों को भी समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके एक स्पीच की चर्चा यहाँ है जिसको उन्होंने इंडिपेंडेंस के मध्य रात्रि में दिया था, यानी 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसी समय रात को मध्य रात्रि में उन्होंने ये स्पीच दिया था जिसको हम लोग ट्राइसेट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। ही सेड इन हिज स्पीच टू द मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947, ये जो स्पीच उनके द्वारा दी गई, ये 1947 को 15 अगस्त को दी गई, जिस दिन आज़ाद हुआ था इंडिया। इट वॉज द स्पीच नोन एज ट्राइसेट विद डेस्टिनी। इसको ट्राइसेट विद डेस्टिनी के नाम से ये स्पीच चर्चित है। इसको, इस स्पीच को अगर हम समराइज़ करें, ये एक लंबा चौड़ा स्पीच है उनका, अगर इसके निचोड़ को अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसमें उन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी, तो वो ये है कि इट्स फोकस ऑन रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ इंडिया। इंडिया के ग्लोरी को रिस्टोर करने की बात उन्होंने अपने इस स्पीच में की थी। एंड रिस्टोरिंग आफ्टर द डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल्स के द्वारा जो इसको नुकसान पहुंचाए गए थे, उस ग्लोरी को इंडिया के फिर से उन्होंने कहा कि इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और एक बताया भी उन्होंने कि किस तरह से इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो ये जो उनकी स्पीच है ये काफ़ी फेमस रही, ट्राइसेट विद डेस्टिनी। तो बच्चों, हम लोगों ने कुछ लीडर्स के बारे में पढ़ा कि उनके क्या विचार थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे ड्रीम्स एंड प्रॉमिसेस समझ में आए होंगे। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।